मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज की सबसे बड़ी खबर, आईएसआई के साबिक सरबराह फैज़ हमीद को तहवील में ले लिया गया है और उनके ऊपर कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया है। जो आईएसपीआर ने इस सिलसिले में प्रेस रिलीज जारी की है उसमें बताया गया है कि हाउसिंग सोसाइटी का 2017 का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में और तामील करते हुए इंक्वायरी की गई, जांच पड़ताल की गई और इसी के तहत मुनासिब इंज़बाती एक्शन लिया गया है फैज़ हमीद के खिलाफ। साथ ही साथ अब ये बड़ा अहम है, जो अगला पोर्शन है, ये कहा गया है इस प्रेस रिलीज़ में कि इसके अलावा फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं, जिसके तहत कोर्ट मार्शल का आगाज़ और तहवील में लिया गया फैज़ हमीद को। न सिर्फ ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है इसको हम डिस्कस करेंगे, बल्कि फैज़ हमीद की जो शख्सियत है उसका क्या असर व रसूख था पाकिस्तानी सियासत में, जो निज़ाम है रियासत का उसके अंदर, वो अपने तजियाकारों से ज़रा पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। इस मामले के इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, अहमियत क्या है। हमें पैनल के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं आज सलीम साफ़ी साहब, महमूद सरफराज साहब, इरशाद भट्टी साहब, एजाज सैयद साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आप बताइएगा सर, ये जो हम बात कर रहे हैं और ज़ाहिरी बात है हाउसिंग सोसाइटी के केस में तो हुई है, लेकिन दीगर ये वाले जो बातें हुई हैं कि वायलेशन हुई है पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की काफ़ी शिकों की, ये क्या क्या इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, कुछ तफसीलात हैं आपके पास? मैडम शेख, अभी सुना ही जा रहा है, कोई 5 इंक्वायरीज सुना जा रहा है हो रही हैं, जिनमें से 3 जो हैं बड़ी संगीन नोयत की इंक्वायरीज बताया जा रहा है और 2 जो हैं उन पर भी इंक्वायरी हो रही है। और डीजीसी बैसियत डीजीसी एक इंक्वायरी है और बैसियत डीजीआईएसआई 2 इंक्वायरियां हैं। और जब वो रिटायरमेंट के बाद कोर कमांडरशिप से जब रिटायर हुए थे तो उसके बाद जो 2-3 और हैं जो पॉलिटिकल हवाले से हैं या और 2-3 संगीन हैं। अभी मैंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि अभी इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, वो भी अनकरीब जल्दी आ जाएंगी सामने। तो वो इंक्वायरियां हो रही हैं, यानी इंक्वायरीज हो रही हैं। और ये मामला तो बहुत ओपन एंड शट केस था, यानी इसमें सबूत भी सारे थे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है पाक फौज का, बहुत ही गैर मामूली खबर है। पाक फौज का यानी इस सतह पे अपने घर के अंदर एहतसाब, और ऐसा एहतसाब मैं तो नहीं सोच सकता था, वह मैं गुमान में भी नहीं था। और जनरल फैज़ हमीद जब डीजीआईएसआई से हटे उस वक्त भी उनकी कुछ चीजें थीं, और जब कोर कमांडर थे उस वक्त भी उनकी कुछ चीजें थीं, और जब रिटायर हुए उस वक्त भी कोई चीजें थी, और बहुत सारी चीजें सुनी जा रही थीं, लेकिन लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा। ये बड़ा गैर मामूली कदम है। और ये तो टॉप सिटी वाला तो सारों को सबके सामने है। नवंबर 2023 को वो जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का सुप्रीम कोर्ट आना और फिर उनका बताना, और 12 मई 2017 को एक औरत फर्जी तौर पर घड़ी गई थी, वो बाद में झूठ सही साबित नहीं हुई, जिनके बिहाफ पे जनरल फैज़ हमीद के इमाम पे कहा जा रहा है हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर और रहशगाह पर जो रेंजर्स और आईएसआई का एहलकारों का छापा था दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग के आड़ में। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो जब सामने आया तो वो फौज के अंदर भी एक हैरत अंगेज बात थी कि हाउसिंग सोसाइटी का सारा रिकॉर्ड ले लिया गया, नकदी, डायमंड, सोना सब ले लिए गए। और वो जो खास तौर पर हाउसिंग सोसाइटी के बेटे के जो मालिक है उनके बेटे के मुंह पर पाँव रख कर तुम्हारा बाप दहशतगर्द है, और फिर उनके ससुर का इंतकाल कर जाना, ससुर मुलाकात के लिए आए तो उनको अरेस्ट कर लेना, और फिर पर्चे से पहले उनको सही हमें याद दिला रहे हैं, बल्कि हम एजाज से भी आगे जाके पूछेंगे, उनकी खबर थी, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर डीपली काम किया। ये जरा मुझे बताएं, आपके तज्जिए में जो मुझे बात बड़ी जबरदस्त ये कैच की, वो ये थी कि आपके वहमो गुमान में नहीं था कि ऐसा होगा। सर क्या समझते हैं फिर ऐसा क्या हुआ जो ये एक्शन लिया, क्यों जरूरत पेश आई? देखिए, 2 वजह हैं इसकी। एक वजह तो ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे जब ये शुरू हुआ मामला, इससे पहले दूसरी इंक्वायरी शुरू हो चुकी थी जो पॉलिटिकल भी हैं
और हमारे पेशे से रिलेटेड भी हैं, और जो बाकी रिटायरमेंट के बाद भी या मुलाकातों के हवाले से या चीज़ों के हवाले से, या जब वो कोर कमांडर पेशावर थे उस वक्त जब वो कुछ उन्होंने किया। लेकिन जब ये शुरू हुआ तो ये बहुत सारे लोगों को फौज के अंदर भी यकीन नहीं था कि ये सारा कुछ इतना ओपन एंड शट हुआ है। और जिसमें आपको ज़हनों में ये भी है कि फैज़ हमीद के भाई को भी, वो भी एक मुलाजम थे, उनको भी मुअत्तल किया गया, जो इनसे नजफ हमीद इनसे मिले भी थे, ये हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से। तो और इसको जब जितना आगे चलता गया, ये मेजर जनरल साहब की सरबराही में जिस तरह कमेटी ने किया, और उसके बाद यानी पूरे अब वो बता रहे हैं कि पूरे सबूत थे जिसके बाद हमने ये कोर्ट मार्शल का आगाज किया है। और इसमें अनकरीब सुना जा रहा है कि 2-3 दिनों में बाकी 3-4 चीजें जो हैं वो भी सामने आ जाएंगी। अच्छा सर, मैं आगे जाके जरा आपसे इसकी अहमियत और पूछूंगी, लेकिन जैसे अभी हम सोसाइटी की बात करें, और ये था 1200 अरब की हाउसिंग सोसाइटी पर बेसिकली कब्जे का रोला था, और जिसमें ये अच्छा, सारा मेरा सवाल यही है सलीम साफी साहब, भट्टी साहब भी बार बार उसका हवाला दे रहे हैं, गो के प्रेस रिलीज भी शुरू उस हाउसिंग सोसाइटी के मामले से ही होती है, लेकिन 2017 का मामला था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इतने साल गुजर गए। आई एम श्योर इतने बड़े ओहदे पे वो थे और असर और रसूख वाले थे, कहीं ना कहीं इसको रखा हो गया होगा पीछे। तो अब ऐसा क्या हुआ है जो ये कार्रवाई अमल में आई है, इसके ऊपर एक्शन लिया गया है, और फिर वो जो दीगर चीज़ों की बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी बताइएगा, आपका तज्जिया क्या है? देखिए, एक तो जिस तरह भट्टी साहब ने फरमाया कि ये इंतहाई अनप्रेसिडेंटेड है और इतने बड़े इक़दाम की तवक्को नहीं की जा रही थी कि फ़ौज अपने घर में तत्हीर का इस बड़े लेवल पर भी इंतज़ाम कर देगी। तो एक साबिक DGISI, साबिक कोर कमांडर, उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करना, ये यकीनन बहुत गैर रिवायती है और पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और कोई इसलिए तवक्को भी नहीं कर रहा था। दूसरी बात ये है कि जो बाकी केसेस है, असल में दो चीज़ों को लोग एक दूसरे से कंफ्यूज करते हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब जब DGC थे तो उस वक्त भी वो इंतहाई एक्टिव थे, यानी वो तो एक अजीब किस्म के इंसान हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और दिन रात लगे रहते हैं, जिस भी ड्यूटी में हो, जिस जगह पे भी हो। तो फिर जिस ब्लंट तरीके से मसलन 2018 के इलेक्शन को, उसमें भी उसको सिलेक्शन बनाने में भी जनरल फैज़ हमीद साहब का बुनियादी किरदार था। फिर अगर आप देखें तो इमरान खान साहब के साथ हुकूमत वो मिल के चला रहे थे, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कानून और आईन के ख़िलाफ़ हुई होंगी, लेकिन इनमें से और किसी भी का इक़दाम जो हमारे नज़दीक बड़े बड़े जराइम है या बड़े इक़दामात हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती कि वो उन्होंने इन लाइन ऑफ ड्यूटी की है, वो उन्होंने अपने तय नहीं किए हैं, वो अपने चीफ के हुक्म पे उन्होंने की होंगी। इसलिए जो कुछ उन्होंने इदारे की पॉलिसी के तौर पर किया है, और वो उस वक़्त इदारे की पॉलिसी थी, जो हमें बड़े जराइम नज़र आते हैं लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसलिए नहीं हो रही थी कि वो हाई कमांड और इदारे का फैसला था। ये जो टॉप सिटी वाला मामला था, ये उनका इंडिविजुअल एक्ट था, ये इदारे का फैसला नहीं था। तो इसलिए एक तो सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गई, और दूसरा चूंकि वो एक इंडिविजुअल एक्ट था उनका, तो इसलिए इसमें उनको कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। सर, ये जो सेकंड हिस्सा है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये जो कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद भी उनकी जो सरगर्मियां हैं उसमें ऐसी शवाहिद पाए गए हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। असल में वो एक बेचैन रूह थे, और एक तो ये हुआ कि जो प्लान उन्होंने बनाया हुआ था इमरान खान साहब के साथ मिलके, वो हुकूमत की तब्दीली के साथ उसका दड़न तख्ता हो गया,
और जो ज़ाहिरी बात है कि ख्वाहिश होती है हर एक की, तो उनकी ये ख्वाहिश भी थी आर्मी चीफ बनने की, और इमरान खान ने उनको बताया भी था, और उन्होंने और इमरान खान साहब ने रूसी मॉडल को या किसी और मॉडल को मद्देनज़र रख के फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी की थी। तो वो सारे जो किला उन्होंने ख्वाबों का तामीर किया था, वो जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से धड़ाम से गिर गया। लेकिन फैज साहब तो थे फिर भी एक बेचैन रूह, उसके बाद भी आराम से नहीं बैठ रहे थे। रिटायरमेंट उन्होंने ले ली, लेकिन कहीं न कहीं वो कोई ना कोई हरकत करते नज़र आ जाते थे। और अभी रिसेंटली जब ये ख्वाजा आसिफ ने बात की, तो अगले दिन मुझे उनकी कॉल आई कि आप लोग मेरे बारे में गलत बयानी कर रहे हैं और कसम कुरान खा रहे थे। तो मैंने भी उनसे कहा कि सर आप भी आराम से नहीं बैठते, जब रिटायर हो गए हैं तो आप आराम से बैठे। वो तो खैर कह रहे थे कि मैं आराम से बैठा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि वो आराम से बैठे थे। तो वो आराम से आपको फैज हमीद साहब की कॉल आई? जी जी, फैज हमीद साहब की कॉल आई। अच्छा सर, तो उनको क्या एक्सपेक्टेड था कि इतनी बड़ी कोई चीज़ हो जाएगी? नहीं, वो इस मामले पे नहीं थी। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की थी उस मामले में अपनी सफाई पेश कर रहे थे, और उसने कहा कि मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन आपका चैनल मेरे बारे में ये सब कुछ बता रहा है, तो इसलिए आप लोगों का, और कसम कुरान कह रहे थे कि मैं नहीं मिला हूँ। तो वो कह रहे थे कि मेरी पोजीशन आप लोग क्लियर कर ले, क्योंकि आपके चैनल पे मेरे बारे में ये बात के लिए। सर वो ज़रा हमें याद करा दीजिएगा, माजरत याद नहीं आ रहा ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या बात की और फिर फैज हमीद साहब ने क्या कहा क्लैरिफिकेशन में? ख्वाजा आसिफ साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में वो बात की थी कि मेरे साथ वो मिले थे इतने टाइम के लिए और मिन्नतें कर रहे थे, गालिबन बाजवा की एक्सटेंशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए। लेकिन वो कह रहे थे कि मेरा तो उसमें कोई, मैं उनसे मिला ही नहीं हूँ ख्वाजा आसिफ से, और कसम कुरान भी उठा रहे थे। अब अल्लाह जानता है कि इसमें से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। अच्छा, लेकिन दीगर सियासी मामला नहीं, वो कह रहे थे कि ख्वाजा आसिफ ने बताया था कि जनरल फैज हमीद मुझे मिला जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर के घर, और मुझे कहा कि पहले आप पंजाब ले लें हुकूमत, फिर मरकज ले लें। तो जन फैज हमीद का मैसेजेस आए कि नहीं, मैं उनसे नहीं मिला, मेरी ये उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। तो जब मैंने पूछा कि ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा किसी और सतह पे हुई होगी, मैंने उनसे कोई मुलाकात नहीं की थी और ना मैं ख्वाजा आसिफ से मिला था। ये मामला था। आपको फोन करने के बाद साफी साहब भट्टी साहब को भी उन्होंने फोन किया था? नहीं, मैसेजेस सारों कहते रिपोर्ट कार्ड में कोई तो उठा लो मामला। मैं मुझसे पूछ रहे थे कि अलीना का नंबर है आपके पास, मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने फिर मुझे कर दिया। अच्छा, साफी साहब का कसूर ये है कि साफी साहब का जो ताल्लुक होता है या जो राब्ता होता है वो बताता है, वो छुपाता नहीं है। वरना मैं आपको कसमन कह सकता हूँ कि उस रोज उसने कम से कम 1 दर्जन जर्नलिस्टों को फोन किया होगा। जी, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, बात यही है ना कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उनकी जो करेंगे, मेरे ख्याल में वो एजाज जैसे बंदे को भी फोन करते थे, बाकी लोग छोड़े। एजाज जैसे बंदे को क्या मतलब? सर एक बहुत बड़ा रिपोर्टर है। नहीं, भाई मुझे नहीं फोन किया उन्होंने कभी। ये साफी साहब खुद ही बताएंगे। मैं पहले कुछ बोलने लगी थी, साफी साहब खुद ही क्लैरिफाई करेंगे भाई। हाँ, क्या सर भट्टी साहब ने कहा एजाज जैसे बंदे, क्या मतलब? मैं एजाज जैसे बंदे, ऐसे कि एजाज जैसे बंदे से फौजी दूर भागते हैं, मैंने इसलिए कहा। और उन्होंने वो उनको भी कॉल करते हैं। साफी साहब अच्छा ट्विस्ट किया है, आई लव यू। नहीं सर, इंतहाई प्रोफेशनल और सही को सही, गलत को गलत कहने वाले। और एजाज साहब ने ये जो 2017 का हाउसिंग सोसाइटी का केस हम डिस्कस करें ना, इसके ऊपर भी बड़ा काम किया। एजाज, बैकग्राउंड तो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन फिर मेरा सवाल वही है, 2017 के बाद से ये अभी तक मामला चल रहा था, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी आए, लेकिन इतना अरसा हो गया, कोई इसके ऊपर अभी तक कंप्लाई करने के लिए या फिर इसके सिलसिले में कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल मामला दबा हुआ था। अब आपके ख्याल में ऐसा क्या हुआ है जो ये मामला दोबारा से निकल के सरफेस हुआ है?
अलीना, मेरे ख्याल में मामला तो चल रहा था काफ़ी अरसा से, लेकिन मामला मेरे ख्याल में ये सलीम साफ़ी साहब ने जिस वाक़े की तरफ इशारा किया है उस वाक़े से ये मामला और आगे बढ़ गया। और आपको याद हो कि आज से चंद दिन पहले हमारे अंसार अब्बासी साहब ने भी एक सवालिया अंदाज में एक ख़बर की थी कि जनरल फैज़ हमीद के बारे में जो इंक्वायरी शुरू हुई थी उसका क्या बना। तो ज़ाहिर है जो फ़ैसला करते हैं हमारे यहाँ उनको भी इस बात का इल्म था कि फैज़ हमीद साहब की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर सवाल है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो मिलिट्री की लीडरशिप को शायद दी जा रही थी कि फैज़ हमीद साहब एक्टिव हैं। और फैज़ हमीद साहब को आपको पता है कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं उससे उन इंतखाबात से पहले भी एक पॉलिटिकल गैदरिंग हुई थी जिसमें फैज़ हमीद साहब देखे गए थे। गो के फैज़ हमीद साहब को दावत दी गई थी एक सियासी जमात में PTI में शामिल होने की, जो उन्होंने कबूल नहीं की थी, लेकिन उस गैदरिंग में वो मौजूद थे। लेकिन अगर थोड़ा सा मेरे ख्याल में जिस केस के ऊपर ये वाक़या सारा हुआ है उसका बैकग्राउंड ज़रा फैक्ट वाइज बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ अरशाद भट्टी साहब ने बात की है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको ऑर्डर में ले आऊँ। पहली बात तो ये है कि ये सारा मामला शुरू होता है 12 मई 2017 को, जब फैज़ हमीद साहब DGC थे। और आपको याद होगा कि ये वो वक्त था जब उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और पूरा एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा था नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उनके ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और उनको चोर डाकू और पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर किया जा रहा था। इस्लामाबाद में उस रोज़ टॉप सिटी के दफ्तर में पंजाब रेंजर्स का छापा पड़ा था, और इसमें मेरे ख्याल में जो सबसे अहम किरदार है, बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आर्मी पहली दफ़ा एहतसाब कर रही है अपने फार्मर ISI चीफ का, या आर्मी की लीडरशिप कर रही है, तो ठीक है, नो डाउट अबाउट इट कि इट शुड बी अप्रिशिएटेड। लेकिन मेरे ख्याल में जिस बंदे का नाम हमें ज़रूर लेना चाहिए, जो वो बंदा आज कौमी मंजरनामे पर नहीं है, वो खामोश है, वो चौधरी निसार अली ख़ान है। और अगर वो उस वक्त चौधरी निसार अली ख़ान नोटिस ना लेते, आज मैं ईमानदारी से समझता हूँ ये एहतसाब भी ना हो रहा होता। जब टॉप सिटी के ऊपर छापा पड़ा रेंजर्स का, तो वजारत दाखिला ने चौधरी निसार अली ख़ान की हिदायत के ऊपर एक्सप्लेनेशन भेजी DG रेंजर्स पंजाब को कि ये आपने इस्लामाबाद की दूध में क्यों छापा मारा है और क्या हुआ है, और कुछ इतलात उनके पास चौधरी निसार के पास पहुंच गई थी। तो उसके बाद ये कार्रवाई हुई और उसके बाद ये पीछे हट गए। और असल बात क्या थी? असल तनाज़ा ये था, 2 अफराद की लड़ाई थी। एक खातून है, आजकल बरतानिया में होती है, उनका नाम है ज़ायदा बीबी। उनके भाई का कारोबार था, ज़मीनों का कारोबार था, जिन्होंने इनिशियली ये टॉप सिटी की ज़मीनें खरीदी थी। उनके साथ कमर मुईज़ अब इब्तिदा में उनके मुलाजम थे, वो कहती हैं कि वो उनके ड्राइवर भी थे होंगे। उनके साथ ये कमर मुईज़ काम करते थे, और फिर उन्होंने किसी भी वजह से अंडरटेकिंग्स दी थी कमर मुईज़ को, जो कि मौजूदा टॉप सिटी के ऑनर हैं, और कमर मुईज़ ने वो सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन जो ज़ायदा बीबी हैं, उनका कहना ये था कि उनसे ये कारोबार हथियाया गया है। ये जो तनाज़ा था ये किसी तरीके से उस वक्त इनके भाई जो नजफ हमीद हैं उनको, और उस वक्त जो इनके नीचे एजेंसी के जो ऑफिसर्स थे उनको को पता चला, तो इनकी नज़र पड़ी उस ज़मीन के ऊपर भी। ज़मीन भी बड़ी प्राइम लैंड है। आप अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, जो नया एयरपोर्ट है, उससे इस्लामाबाद की तरफ आए तो राइट और लेफ्ट साइड पे जो प्राइम लैंड है वो इस हाउसिंग स्कीम की लैंड है। तो इन्होंने रेंजर्स के ज़रिए रिपोर्टेडली वो कार्रवाई करवाई, लेकिन चौधरी निसार ने जब इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी शुरू की तो ये पीछे हट गए। फिर मामला ये हुआ कि ये बात ज़ायदा बीबी बता चुकी है, रिकॉर्ड के ऊपर है, और मेरी इतलात के मुताबिक वो बयान भी दे चुकी हैं कि ज़ायदा बीबी से ये बराह रास्त मिले और इन्होंने ज़ायदा बीबी को कहा कि वो ज़मीन जो है वो इनको दे दी जाए, जो उन्होंने ज़ायदा बीबी ने नहीं दी। लेकिन जब कमर मुईज़ के घर पे छापा मारा, जो कि ज़ाहिर है ज़ायदा बीबी उनके मुखालिफ थी, तो कमर मुईज़ के घर से कमोबेश 20 मिलियन रुपए और 400 तोला सोना वो भी उठाया गया था। और बाद में जब इनकी सुलह सफाई हो रही थी तो रिपोर्टेडली इन्होंने बराह रास्त ये कहा था कि मैं सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये जो चीज़ें आपके घर से बरामद हुई हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ असला वगैरह मिल जाएगा, लेकिन वो जो कैश और सोना है वो शायद नहीं मिलेगा। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये मैं अपने पास से आपको बातें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनके ऊपर यानी कि आप ज़रा सोचिए, इमेजिन करिए कि हमारी
एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का एक बड़े अहम ओहदे का हामिल अफसर वो एक छापा ऑर्गेनाइज करवाता है और छापा ऑर्गेनाइज करवा के वहाँ से घर से 400 तोला सोना और 20 मिलियन प्लस माइनस रकम गायब होती है। उनके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके बूढ़े बुजुर्गों के ध्यान नहीं किया जाता और फिर नतीजे में एक जो बूढ़ा बुजुर्ग है वो उसको इतना धचका लगता है कि वो वफात पा जाता है बाद में, और बाद अज़ां वो दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जाते हैं कंवर मुईज़ के ऊपर जो क्लियर हो जाते हैं। और अब खाली इसमें यही नहीं है, ये देखिए इसमें उस वक्त की अदलिया भी हैंड इन ग्लव है जो हम भूल रहे हैं। इन्होंने जायदा बीबी जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करवाई थी ह्यूमन राइट्स सेल के ज़रिए, और वो पिटीशन जो है वो बाद में इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी फॉर्मर जो चीफ जस्टिस हैं जनाब साकिब निसार साहब। और जब ये मौजूदा केस आया मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने, तो उन्होंने कहा जी वो पुराना रिकॉर्ड लेके आए, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स सेल का रिकॉर्ड था जायदा बीबी वाला जो केस था ये जिसमें कंवर मुईज़ को गिरफ्तार किया गया था, ये सारा मामला आया था। क्योंकि उस वक्त जो हमारे फैज़ हमीद साहब और इनकी क़यादत में आईएसआई और जो अदलिया थी वो हैंड इन ग्लव थी एट दैट टाइम, उस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो जाते जाते जो सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा एक सवालिया निशान है, और इसके ऊपर पता नहीं कौन पूछेगा, हमारी रिवायात ऐसी हैं कि जाने वालों से भी कोई पूछता नहीं क्योंकि कोई बड़े ओहदे पे रहे हैं। जाते जाते साकिब निसार साहब ने वो जो सारा केस था उसका रिकॉर्ड ज़ाया करवा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालत उज़्मा को बताया गया। अब मुझे ये बताएं किस तरीके से वो रिकॉर्ड ज़ाया कर सकते थे, एक फार्मर चीफ जस्टिस रिटायर होने से पहले किस तरह वो ऑर्डर दे सकते हैं, और जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए भी क्या किस कानून और आइन के दायराकार में थे। ये खाली फैज़ हमीद साहब नहीं है, इनके साथ उस वक्त के कुछ इंटेलिजेंस अफसर्स और 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर वो भी इस सारे मामले में शामिल है। और मुझे यकीन है कि जो मिलिट्री ने ये काम शुरू किया है, इनकी एहतसाब का काम शुरू किया है, इसके ऊपर मामला आगे बढ़ेगा और खाली इनके ऊपर ही कार्रवाई नहीं होगी, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी जो इनके साथ थे। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक गिला भी करने दें, ये जितना अच्छा काम कर रहे हैं कि एहतसाब ये कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हमने कभी नहीं देखा कि किसी आईएसआई चीफ की, फॉर्मर आईएसआई चीफ की, आईएसआई चीफ जो गो के बाद में बने, कभी नहीं देखा कि किसी फॉर्मर आईएसआई चीफ को इस तरह पब्लिकली कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो और इस तरह पब्लिकली उनके खिलाफ। लेकिन मेरे ख्याल में एक बात जरूर है, करप्शन के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा जिसने पाकिस्तान आर्मी को बदनाम किया है, नुकसान पहुंचाया है, एज इंस्टीट्यूशन नुकसान पहुंचाया है, जिसने पाकिस्तान की जो सबसे प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको बदनाम किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, उसका इमेज खराब किया है, लोगों के सामने भी खराब करने की कोशिश की और दुनिया के सामने भी खराब करने की कोशिश है, वो है इनकी पॉलिटिकल मेडलिंग, कि ये सियासत में मुलव्वस होते रहे। ये मेरे ख्याल में जब तक ये उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं। सर, ये जो दूसरा पैराग्राफ है जिसमें कहा जाता है कि पोस्ट रिटायरमेंट उनकी कुछ एक्टिविटीज रही हैं, जिसका अभी पहले दोनों ने भी हवाला दिया, आपको नहीं लगता कि ये इसमें इंक्लूडेड है? देखिए, बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद वो एक सिविल आदमी थे, वो एक वेटरन थे। रिटायरमेंट के बाद आइन के मुताबिक वो किसी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं है। 2 साल तक उनके ऊपर पाबंदी आयद रहती है कि वो 2 साल तक कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन वो पॉलिटिकल एफिलिएशन भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। हाँ, अगर वो किसी अदारे के अंदर डिसिप्लिन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल है, लेकिन इशू रिटायरमेंट का नहीं है। इशू ये है कि जब वो ऑफिस में थे, ऑफिस में रह के आप देखिए उनकी वजह से मतलब आपको ये लग रहा है कि जो पॉलिटिकल मेडलिंग थी उनकी, सियासत में उनकी जो सरगर्मियां और असर और रसूख थी, वो उसके ऊपर कुछ नहीं, आपको अभी भी उसके ऊपर शक है कि कार्रवाई होगी? देखिए, जब वो कोर कमांडर बने, आईएसआई चीफ से मुख्तसर कर दीजिएगा प्लीज, मुझे जरा ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर हम तफसीलन बात कर लेंगे। बस एक जुमले में अगर आप मुझे इसका जवाब दे दे तो। मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल मेडलिंग के ऊपर नहीं है। मेरा ख्याल है उनकी जो बाकी एक्टिविटी है वो कुछ आर्मी ऑफिसर्स से मिलते रहे। एक छोटी सी फिर ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया है, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मेहमान, अभी जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इसका जो सियासी असर और रसूख फैज़ हमीद का, और उस सिलसिले में जो उनकी बातें हम सुनते रहे, कुछ कयास आराइयाँ, कुछ चीज़ें जो आई एम श्योर हमारे जो तज्जियाकार हैं बड़ी दफ़ा दोहरा चुके हैं। क्या आपको लगता है कि उस चीज़ के ऊपर भी कुछ बात होगी या कार्रवाई होगी? देखिए ना, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि एक बहुत अच्छी ये डेवलपमेंट है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अहम डेवलपमेंट है जिसके बड़े फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा। क्योंकि हमने देखा है कि माजी के अंदर करप्शन की बहुत सारी दास्तानें हमें जो है वो अफवाज के अंदर जो लोग हैं उनके बारे में हमें सुनने को मिलती थी, लेकिन हमने कभी कार्रवाई की बात नहीं सुनी। और बल्कि जो एक डिमांड होती थी वो यही थी कि क्रॉस द बोर्ड करें, वो बेशक जजेस हों, बेशक फौज में कोई हो, कोई जर्नैल हो, इन सब के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सिर्फ सियासतदानों की ही यहाँ हम अकाउंटेबिलिटी की बात क्यों करते हैं? तो आज ये एक जो पहला स्टेप लिया गया, काफी बड़ा स्टेप है, इस जो केस है पूरा करप्शन का और मिस यूज ऑफ पावर का ब्लेटेंटली जिस तरीके से उन्होंने किया, तो ये एक ठीक स्टेप है। अच्छा, अब देखें, एक चीज़ मैं और भी कहूँगी कि वैसे 2017 में जब जनरल फैज़ अपनी पावर की पीक पर थे तो तब ये एजाज सैयद और शाहजेब खानजादा जियो ने इस केस को जिस तरीके से बार बार उठाया, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से मीडिया को सेंसर भी किया जाता है और किस तरीके से हरासमेंट का भी जो है वो सामना किया जाता है। अच्छा, अब लीना आ जाए इनके आप सियासी रोल के ऊपर जो आप बात करें। देखिए, जो अब्यूज़ ऑफ पावर जनरल फैज़ हमीद और उनके जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, इन लोगों ने की, वो एक इंसेन हद तक की गई। जो जर्नलिस्ट, जो सियासतदान जिनकी इंटरेक्शन थी इनके साथ, वो जो कहानियां सुनाते हैं कि किस कंप्लीट इम्प्यूनिटी के साथ, यानी बगैर उन्हें पता था कि हमारे पास इतनी ताकत है और हम कुछ भी कर सकते हैं, किस तरीके से इन्होंने ये सब कुछ किया। मतलब आप ये देखें कि इस वजह से कि ये इतने अपने आप को पावरफुल समझते थे कि कोई अकाउंटेबिलिटी कोई चीज़ नहीं होगी, कि फैजाबाद कमीशन में भी ये खुद नहीं आए, ये इतना अपने आप को पावरफुल और वो सारे समझते थे। पूरे मुल्क की सियासत को जिस खौफनाक हद तक नुकसान पहुंचाया है एस्टैब्लिशमेंट के किरदार ने और फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के किरदार ने, आप ये देखें कि आज तक इकॉनमी जो है लीना वो रिकवर नहीं कर सकी। फिर इनका सियासी वो देख लें कि मजहबी तंजीमों को खड़ा किया, नफरत अंगेजी कराई गई, ब्लास्फेमी और कुफर के फतवे लगवाए गए, पॉलिटिशियंस पे हेरोइन के मुकदमे कराए गए, पॉलिटिशियंस पे दहशतगर्दी के मुकदमे कराए गए, जजेस को किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, क्या कुछ है जो हमें हमारे सामने नहीं आया। यानी कि ये जो सारा 2017 का मामला है ये इतना खौफनाक है, उसकी डिटेल्स भी आई थी लेकिन कुछ हो नहीं सका था। तो ये एक अब जो इनके ऊपर बार बार जो इल्ज़ाम आ रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे इन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी चीज़ें की कि वो 9 मई हो, वो पीटीआई इमरान खान साहब के बाकी मामलात हों, वो इन्वॉल्व थे किसी तरीके से, गाइड कर रहे थे, उन्होंने कोई फील्डिंग सेट की थी सिस्टम में क्योंकि उनके अपने लगाए हुए जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और भी जो लोग हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर, वो किस तरीके से राह हमवार कर रहे थे। तो देखिए, अब हमें तो नहीं पता कि ये मामलात, ये बातें सच हैं कि नहीं। आपने दूसरे पैराग्राफ का हवाला आपने बार बार दिया है लीना, तो ये तो हमें अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए। बातें बहुत सारी सुनी, अभी इधर इन्होंने बताया है साफी साहब ने, भट्टी साहब ने, किस तरह से फोन कॉल्स भी आती, बाकी भी सारी जो चीजें वो चलती रही। तो ये अगर वाकई ही अगर ये हेल्प और सपोर्ट और कोई चीजें इस तरह करी थी, ये मामला बिल्कुल लोगों के सामने आने चाहिए। हमने ये देखा है कि फौज अक्सर जो है अपने लोगों के ऊपर कार्रवाई जो है वो सामने नहीं लाती, इसलिए कि फौज की बदनामी होगी। लेकिन मेरे ख्याल में इन चीजों से फौज की बदनामी नहीं होगी, बल्कि बेहतरी होगी, क्योंकि लोग इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि वो अब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी और अपने लोगों से एक अकाउंटेबिलिटी शुरू करने लगे हैं। तो ये बिल्कुल इस केस की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इस केस के बारे में भी बिल्कुल तफसीलात सामने आनी चाहिए। और दूसरी चीज कि जो उनका अगर कोई सियासी किरदार जो था, जो कि पता है 2017 के अंदर तो बहुत खुल के सामने आ गए थे, और उसके बाद अगर पोस्ट रिटायरमेंट भी इन्होंने कोई ऐसी चीजें की हैं, इस सब की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और फिर ये अकाउंटेबिलिटी जो है ये जनरल फैज हमीद पे नहीं रुकनी चाहिए लीना, जो उनके जो सीनियर थे, यानी कि जिस तरह आर्मी चीफ हैं फॉर्मर जनरल बाजवा है, उसके अलावा उससे पहले जो ISI चीफ कई रह चुके हैं और आर्मी चीफ रह चुके हैं, जिनके हमने सियासी मेडलिंग की बहुत दास्तानें सुनी है। मेरे ख्याल में फिर अगर उसके ऊपर आए तो फिर वो उसके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर करप्शन की और भी कहानियां जो हैं वो फौज के अंदर हैं
उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम हमेशा यहाँ पे सिविलियंस की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन एंड पे वही हो जाता है कि मुक्तदारा की हम बात अच्छा, मेमल को तो लगता है ये कड़ी चल पड़ी है। अब यहाँ से जो पॉलिटिकल मेडलिंग है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा कि चलिए कि नहीं, मैं कह रही हूँ कि होना चाहिए। ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। फिर भी उम्मीद तो है ना आपको कि कुछ ना कुछ होगा इस सिलसिले में, क्योंकि मेरे पैनल के ऊपर एक मौजूद है एनालिस्ट, वो तो ये राय रखते हैं कि पॉलिटिकल सिलसिले में उनको नहीं लगता कुछ होगा। फखर दुरानी साहब के ऊपर, भट्टी साहब प्लीज 1 मिनट, मैं पहले फखर की राय शामिल कर लूँ इस पे। फखर साहब आप बताइएगा सर, ये जो आज कदम लिया गया है, क्या समझते हैं, क्या अहमियत है इसकी? क्या फौज ने जो बड़ी तनकीद हो रही थी, या तनकीद चले सवाल में कर लेती हूँ उसको, सवाल हो रहा था उनसे बड़ी दफ़ा कि क्यों वो किरदार जो पॉलिटिकल मेडलिंग में थे या बहुत ज़्यादा पेश थे उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, ये उसके तहत ज़रूरत पड़ी? या फिर एक आवाज़ ये भी उठती थी कहीं ना कहीं से कि आज भी तहरीक इंसाफ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सहूलतकारी मिल रही है, ये उसके सद्देबाब के लिए हुआ है? अलीना, इस जो प्रेस रिलीज़ है इसमें 2 अहम जो है हिस्से हैं। एक तो जो उनकी करप्शन के हवाले से मुबैना तौर पे जो करप्शन है, जो टॉप सिटी के हवाले से जो उन्होंने वो जिक्र किया है प्रेस रिलीज़ में, और जो दूसरा हिस्सा है जो आप सब पैनलिस्ट से पूछ रही हैं, जो पोस्ट रिटायरमेंट उनकी जो इस तरह की वायलेशन सामने आई हैं। मेरे लिए बताओ रिपोर्टर, एक सबसे अहम जो है यही है कि पोस्ट रिटायरमेंट ऐसी कौन सी उनकी वायलेशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये आर्मी ने इस तरह ये गैर मामूली प्रेस रिलीज़ जारी करके इनका कोर्ट मार्शल इनिशिएट किया है। इसके लिए आपको हमें जो है पिछले 1 साल के वो तमाम तर जो सियासतदानों के बयानात और वो सब अगर उसका वो जायज़ा लें तो मेरे जो जहन में एक चीज़ जो सबसे अहम आती है वो है फैसल वाडा के जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बारहा इस तरह के बयानात दिए गए जिसमें उन्होंने ये साफ लफ्ज़ों में कहा था कि उनका हाथ है 9 मई के हवाले से भी। तो ये मुझे जो ये रेफरेंस जो है ये पोस्ट रिटायरमेंट जो वायलेशन वाला है, ये मुझे जनरल फैज़ हमीद और जो फैसल वाडा के अगर बयानात को देखा जाए तो ये 9 मई से लिंक करता है ये जो उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो एक्टिविटीज़ या वायलेशन के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ये एक गैर मामूली, क्योंकि फ़ौज में देखें ये जो एहतसाब के हवाले से इस तरह की जो पहले भी इंक्वायरीज चलती हैं इंटरनली, वो किसी को कोई पता नहीं होता, ना कभी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होता है और ना ही कभी इस तरह की जो है वो मामलात बाहर आते हैं। ये फर्स्ट टाइम इस तरह की जो गैर मामूली है, ये अप्रैल से इनके खिलाफ ये इंक्वायरी चल रही थी जो टॉप सिटी के हवाले से थी। ये इस पे काफ़ी फॉलोअप भी जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन है अंसार अब्बासी साहब ने किए कि उस इंक्वायरी का अभी तक क्या बना है, अभी तक क्यों नहीं उसका कोई आउटकम आया। तो उस हवाले से ये इंक्वायरी तो एक मैं समझता हूँ कि रूटीन का जो एक मामला था, असल मामला वही है जो इनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो वायलेशन है उसके हवाले से। और जो फैसल वाडा इस हवाले से बड़े वेल कनेक्टेड हैं, खासतौर पर जो अगर इस्टेब्लिशमेंट्स के हवाले से देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ जो सियासी तौर पर ये एक पैगाम भी है 9 मई के हवाले से कि चाहे वो फौज के अंदर भी कोई इस तरह के हों, चाहे वो सर्विंग या रिटायर होंगे, तो उनके लिए भी कोई माफ़ी नहीं होगी। तो ये बाकी जो सियासतदान हों या बाकी के लिए पैगाम मैं समझता हूँ कि ये इसमें 9 मई के हवाले से दिया गया और इसकी आगे आने वाले दिनों में सियासी तौर पे ये काफ़ी इम्प्लीकेशंस जो है मुझे नज़र आती हैं। सर क्या समझते सिर्फ सियासी तौर पर ये पैगाम दिया गया है, ये बाकी इदारों के लिए भी एक जनरल पैगाम है? बिल्कुल, ये सियासतदानों के हवाले से तो इसलिए कि इमरान खान सिरे से इसका जो है वो नफ़ी करते आए हैं। अच्छा। वो ये कहते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये जो है उसमें ना पीटीआई इन्वॉल्व थी ना उनके पीटीआई के वर्कर्स थे। हालांकि एजाज सैयद ने जब ये इनको गिरफ्तार किया गया था अगले दिन ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से जब ये सवाल पूछा था कि 9 मई की मजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मेरे वर्कर्स के सामने इस तरह गिरफ्तार करेंगे तो क्या वर्कर्स मेरे एहतजाज नहीं करेंगे या इस तरह तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। उस टाइम ये कन्फेस करते थे। ये बाद में इन्होंने इसको फॉल्स फ्लैग का ऑपरेशन का वो नाम देके और सियासी तौर पे इससे जो है वो 9 मई से उन्होंने कहा कि ये हमारा नहीं है। तो सियासी तौर पे इसकी इंप्लीकेशंस। और दूसरा जो अदलिया के हवाले से अगर आप डीजी ISPR की जो पिछली 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने तो उस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो वाजे और जो है वो अल्फाज में ये कहा हुआ है कि ये जो 9 मई के हवाले से उसकी तमाम तर जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ जो फैसले रुके हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक वाजे तौर पर एक इशारा और एक वो दिया गया है कि अब जो 9 मई के हवाले से बाकी इदारों को भी अपना इसमें किरदार अदा करना होगा। फौज ने अपने अंदर से जो है वो सफाई कर ली है। अच्छा, भट्टी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी मैडम शेख, 2 चीजें, एक तो जो आपने एक तो आपने जो पॉलिटिकल का, एक ये भी है कि ये अप्रैल से भी पहले इंक्वायरी शुरू हुई थी इनके,
और इनको सवालनामा भी दिया गया था एक मरतबा, और ये एक मरतबा मुल्क से बाहर भी जाने लगे थे तो इन्हें रोक दिया गया था, और इनके भाई को भी मुअत्तल किया गया था इससे पहले, और फिर ये आगे बढ़ती गई। दूसरा है, आपने कहा कि पॉलिटिकल, और मैं वो जरूर एजाज की बात को सेकंड करूंगा कि चौधरी निसार साहब वो सही कह रहे हैं कि वो नोटिस ना लेते तो ये मामला यहाँ तक ना पहुंचता। अब फौज ने मैडम शेख, ये तो हम सारों ने कहा कि फौज ने अपने घर से एहतसाब शुरू किया और ये एक गैर मामूली कदम लिया, लेकिन आप सवाल कर रहे हैं कि इनके सियासी किरदार का, जो एजाज ने भी किया है। अब मुझे बताइए कि इनका सियासी किरदार, मैं तो कहता हूं खुले, क्योंकि कौन है जो इस सियासत में इनसे मुस्तफीद नहीं हुआ, खा वो मुस्लिम लीग नून वाले हों, खा वो पीपल्स पार्टी वाले हों, खा वो तहरीक इंसाफ वाले हों। आप हमें रोज ये बताते हैं कि आरटीएस बैठा था, झूठे मुकदमे हम पे बनाए गए थे, बुजदार ने करप्शन की थी, मानिकाज ने, गुज्जर्स ने, पंजाब तकर्री तबादलों पर बड़ी करप्शन थी, और मरियम नवाज का दरवाजा टूटा था, और हर किस्म की पॉलिटिकल मैनेजमेंट हुई थी। तो 16 महीने पहले भुगता गए, निगरान हुकूमतें भुगती, और अब 6 महीने अब हो गए, एक भी काम नहीं शुरू किया। और राना सना साहब ने जो 15 किलो हीरोइन वाला डीजी एंटी नारकोटिक्स फोर्स पे डाला और कहा कि मैं उस तक पहुंच गया हूं, और फिर वापस आ गए, तो ये सारा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे खुद मुस्तफीद होते रहे थे। ये सारे खुद, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा मैं कौमी असम्बली में लाऊंगा, किरारदाद लाऊंगा, इन दोनों को बुलवाऊंगा। अगर आपको भी यही लगता है कि इसके ऊपर जो सियासी सरगर्मी है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, तो फिर आज का ये जो इकदाम है, इसकी रेलेवेंस क्या है, इसका मकसद फिर क्या है? दो हैं। एक तो जैसे ये पहला था कि ये जिसमें ये हाउसिंग सोसाइटी का ओपन एंड शट केस सामने आया। दूसरा जो अभी फखर ने बात की फैसल वाडा वाली, फैसल वाडा साहब ऑफ द रिकॉर्ड 9 मई से भी मुबैना तौर पर इनको जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद अदलिया मैनेजमेंट से भी जोड़ते हैं, और वो कहते हैं बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, और अरशद शरीफ तक जाते हैं फैसल वाडा साहब। तो ये मुझे इस हवाले से कोई थोड़ा सा लगता है। बाकी ये हमारी सियासत कोई नहीं करेगी, क्योंकि ये सारे ढीले लेते रहे और मजे करते रहे। फैज हमीद साहब के दरबार पर हर कोई हाजिरी देता रहा। ये बात है तो फिर कहीं ना कहीं सियासत तो आ गई ना। आज हमारे पास वक्त इतना ही था, अभी इसके ऊपर आने वाले दिनों में भी बात करेंगे, बिकॉज इतनी बड़ी खबर है, इसके मुख्तलिफ जावियों से तज्जिया तबसरे भी होंगे। बट आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।